हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। अब प्रश्न ये है कि अधिगम में डैश का प्रभाव का नियम दिया था। मतलब अधिगम से संबंधित जो है प्रभाव का नियम किसने दिया था। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पावलव, तीसरा है वाटसन और चौथा है थॉर्नडाइक। तो जिसका सही आंसर होगा वो थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के जो है प्रभाव का नियम दिया था। इसका व्याख्या है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। इनमें है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार जो है हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो, जो हमारे लिए लाभकारी हो। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता है। प्रभाव के नियम का अध्यापक द्वारा कक्षा में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने अति आवश्यक है। पहला है कि शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम से व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़े। ये सब तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी जरूर याद रखिएगा। जैसे कि थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम से संबंधित कितने नियम दिए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि स्मृति के लिए जो है कौन सा ऐसा विधि है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो है पहला है ऑप्शन में तार्किक विधि, दूसरा है प्रत्याह्वान विधि, तीसरा है पहचान विधि, चौथा है पुनः सीखना विधि। तो इसमें जो है तार्किक विधि जो है ये जो है स्मृति के मापन में उपयोग नहीं किया जाता है। स्मृति जो है वो भंडार क्षमता है जहाँ पर पूर्व के विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुरूप उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था। जो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोल्ट्जमैन, दूसरा है साइमन, तीसरा है मर्रे और चौथा है बैलक। तो जो इसका सही आंसर है वो है मर्रे। मर्रे के द्वारा जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया था। इसका व्याख्या है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्ति मापन का एक परीक्षण है। इस विधि का विकास जो है 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक S.A. मुर्रे द्वारा किया गया था। और TAT परीक्षण में जो है 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर जो है अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि जो मनोसाइकोलॉजी है उसका शिक्षा में जो है सबसे ज़्यादा योगदान किस में रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, दूसरा है विषय केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रिया केंद्रित शिक्षा और चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि मनोविज्ञान जो है बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसका व्याख्या है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार की जाती है ताकि छात्र जो है सहजतापूर्वक अधिगम कर सके।
यानी कि जो है मनोविज्ञान जो है मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इससे जो है मतलब जो बालकों में जो व्यवहार होता है उसमें सकारात्मक जो है परिवर्तन किया जा सकता है। उसके अनुसार जो है उसका सिलेबस और जो सीखने का जो स्किल्स है उसको तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है वो है वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसका व्याख्या है कि वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिकता का सिद्धांत और चौथा है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ये जो है चार सिद्धांत, चौथा जो ऑप्शन था वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। बाकी जितने इसमें सिद्धांत दिए जा रहे हैं वो सभी जो है विकास से संबंधित सिद्धांत है, इसलिए इनको भी याद रखिएगा। देखिए इसके जिसमें जितना कुछ बताया जा रहा है इसके बारे में जो है डिटेल में जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो है वो मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप इस लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए, देखिए जिससे कि समझ पाइएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन है सदृशता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है सहचर्य का नियम। तो जो इसका सही आंसर है वो है तत्परता का नियम जो है कक्षा शिक्षण में जो है पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का नियम पर आधारित है। व्याख्या है इसका कि तत्परता में कार्य करने की केंद्रित शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। शिक्षकों को बालक की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है तीसरा कि पूर्व पाठ से कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। भाटिया के अनुसार जो ये प्रमुख कथन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध का आधा विजय कर लेना है। अगला प्रश्न है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन से विभेदीकरण, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है पृथक्करण। जिसका सही आंसर है वो है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का जो है प्रथम सोपान जो है प्रत्यक्षीकरण है। संप्रत्यय यानी कि संकल्पना निर्माण के सोपान निम्न है: प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो है प्रत्यक्षीकरण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। ये जो है प्रश्नात्मक अधिगम संप्रदाय जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है बैंडुरा के द्वारा, दूसरा है टॉलमेन के द्वारा, तीसरा है थांडाई के द्वारा, चौथा है कोहलर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है बैंडुरा के द्वारा जो है ये ऑप्शन दिया गया था, यानी कि प्रश्नात्मक अधिगम संप्रदाय जो है बैंडुरा के द्वारा दिया गया है। इसका व्याख्या है कि प्रश्नात्मक अधिगम संप्रदाय यानी कि संकल्पना अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा दिया गया। इस संकल्पना के तहत बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथा बालक को उचित
एवं सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक और शैक्षिक विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है? तो जो इसका ऑप्शन है वो है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, तीसरा है अंतर्दर्शन विधि, चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आगमन विधि। यानी इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण करके विश्लेषण, फिर वर्गीकरण और नियमीकरण किया जाता है। इसी को जो है आगमन विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, दूसरा ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, गंध, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार, दंड एवं प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर जो है वो है रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति। अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है: अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यानी कि बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का कौन कौन सा क्षेत्र है? इसका ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है केवल गर्भ अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है केवल शैशव अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा है केवल बाल्य अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, चौथा है गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का जो है ऑप्शन 4 जो है सही है कि गर्भावस्था से किशोर अवस्था की जो है विशेषताओं का अध्ययन करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है वो अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्रों के जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शंस है पहला क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है विल्सन सिंड्रोम। तो जो इसका सही आंसर है वो दूसरा है जो कि डाउन सिंड्रोम है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि कोलबर्ग के परंपरागत स्तर पर बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? इसका ऑप्शन है पहला है पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पूर्व पारंपरिक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसका व्याख्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिक बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, दूसरा है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट, तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, चौथा है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही क्रम तो बता ही दिए कि अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट है। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम गर्भधारण क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इसके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी
तथा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण डैश के द्वारा किया गया था, जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूंग, दूसरा है ब्रेसनर, तीसरा है शेल्डन और चौथा है स्पेंजर। तो जो इसका सही आंसर है वो है यूंग के द्वारा जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी का वर्गीकरण किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि डैश के द्वारा बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गैरेट, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है हॉलैंड और चौथा है थॉर्नडाइक। जिसका सही आंसर है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार जो है बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन जो है किसका है? तो जिसका ऑप्शन है, पहला है वुंड का, दूसरा है टीचनर का, तीसरा है वुडवर्थ का, चौथा है मैकडूगल का। तो जो इसका सही आंसर है वुडवर्थ ने जो है ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो जिसका ऑप्शन है, पहला है 6 से यौवन तक, दूसरा ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष तक, तीसरा है 18 से 20 वर्ष तक और चौथा जो है वो है 20 से 22 वर्ष का। जिसका सही आंसर है वो है पहला, 6 से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा या फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है सुप्तावस्था का वर्ष का अंतराल जो है 6 से किशोरावस्था तक है। अगला प्रश्न है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डैश ने किया था। जो इसका ऑप्शन है वो है फ्राइड, पहला ऑप्शन है, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है कॉलर, चौथा है वाटसन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एरिक्सन। एरिक्सन ने ही जो है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि डैश के अनुसार इदम, हम और परम हम व्यक्ति के 3 घटक हैं। तो जिसका ऑप्शन है, पहला है यूंग, दूसरा है बंडूरा, तीसरा है एडलर और चौथा है फ्राइड। तो जो इसका सही आंसर है वो है फ्राइड, और कहीं कहीं पर फ्राइड भी लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फ्राइड ने ही जो है इदम, अहम और परम अहम व्यक्ति के 3 घटक बताया है। इसका व्याख्या है कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास में चेतना की अपेक्षा अचेतना को जो है सर्वाधिक महत्व देते हुए हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है। फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम और परम अहम इन तीनों के विशेष महत्व दिया है। तत्संबंध इद, अहम, परम जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है, यथार्थ जगत से है, नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार है। तो इस तरह से जो है इसमें जो है 30 प्रश्न करीब करीब हम लोग जो है किए हैं, और इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइए कमेंट करके कि इस तरह के वीडियो में जो है आपको और क्या क्या चाहिए और किन किन विषयों की ज़रूरत है। साथ ही लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।